गुड मॉर्निंग, आई एम साधना जैन। जैसा कि आपको पता है क्लास 5th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम उनकी तैयारी करवाते हैं। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्यूशन करना बताऊंगी। बच्चे क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, हमें उन मिस्टेक्स को दूर करना है। वही मैं आज आपको बताने जा रही हूं इस पेपर सॉल्विंग के माध्यम से। पेपर सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बनाए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनाए हैं। मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं वो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बच्चे कहीं भी टिक लगा देते हैं, वो उनका सही होते हुए भी गलत हो जाता है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो बताती हूं। जैसे हमारा प्रश्न है, सदाचार का अर्थ है। सदाचार का अर्थ क्या होता है? अब इसमें हमने विकल्प दे रखे हैं, बुरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, तटस्थ व्यवहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। सदाचार आपने पाठ पढ़ा होगा, उसमें था बुरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? अच्छा व्यवहार। इस पर टिक करेंगे और यहां ऑप्शन ये इस तरीके से ब्रैकेट बना होगा, ब्रैकेट पे हम लगाएंगे आ हमारा उत्तर सही है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है हमारा, देशी रियासतों का एकीकरण किस किया था? एकीकरण किसने किया था? एकीकरण का मतलब जोड़ना। देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब हम ब्रैकेट में, यहां ब्रैकेट बना होगा, यहां लगा देंगे ए। हमारा सही उत्तर क्या है? ए। तो हमने लगा दिया ए। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, दुर्ग के चारों ओर कितने बुर्ज हैं? बुर्ज 9 बुर्ज, 19 बुर्ज, 20 या 99? 99। तो यहां ब्रैकेट में लिख देंगे हम ई 99 बुर्ज। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, क्या कहा? नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। यहां क्या है? स्वप्न की बात बताने को। जमींदार ने क्या कहा था बालक से? आपको पता चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा, अरे सपने की बात बताने के लिए कहा था। तो यहां क्या उत्तर हो जाएगा? स्वप्न की बात बताने को। उत्तर हो गया हमारा ई। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? सरदार पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? वीर पुरुष के नाम से, धर्म पुरुष के नाम से, लौह पुरुष के नाम से, आदर्श पुरुष के नाम से। इनको कई बार बच्चों को लौह पुरुष समझ में नहीं आता, इंग्लिश में बोलते हैं आयरन मैन। आयरन मैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हिंदी में हम बोलेंगे लौह पुरुष के नाम से। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ई। अब नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमारे आते हैं 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि प्रत्येक एक नंबर का होता है। इसमें आपको सिर्फ टिक लगाना है और उत्तर आपको इसी में मिल जाते हैं। अब है ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, बुक में से आते हैं, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। यह है, बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई? अब हम क्या, कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता है, तो हमें बार बार उसे 2-3 बार हमें रीड करना चाहिए। बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई? देखिए, लिखेंगे उत्तर इसका, बालक ने स्वप्न की बात
पहले नहीं बताई क्योंकि सेठ व जमींदार उसके स्वप्न को पूरा नहीं होने देते। यदि वह होने देते, यदि वह पहले अपने स्वप्न की बात बता देता तो स्वप्न की बात बता देता तो ये हो गया हमारा उत्तर। ये बालक ने स्वप्न की बात पहले नहीं बताई क्योंकि सेठ व जमींदार उसके स्वप्न को पूरा नहीं होने देते। यदि वो पहले से ही अपने स्वप्न की बात बता देता तो कोई भी उसके स्वप्न को पूरा नहीं होने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? भगिनी निवेदिता ने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया, स्कूल खोला, कर्मयोगी पत्र का संपादन किया, संपादन किया, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया, विवेकानंद के उपदेशों को देशों को जन जन तक पहुंचाया। क्या हो जाएगा? भगिनी निवेदिता ने कौन कौन से कार्य किए? पहला तो है हमारा, भगिनी निवेदिता ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, कर्मयोगी पत्र का संपादन किया, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया, विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। यह हमारा इसका उत्तर हो गया। यह भी क्वेश्चन आता है हमारा 3 नंबर का। यदि आप इसको पॉइंट में लिखेंगे तो आपको तीनों नंबर मिल जाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? भोजन बनवाकर महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों का क्रोध शांत करना था। खाना बनने में जो समय लगा उस समय में दोनों का भाइयों का आ गया, दोनों भाइयों का क्या? गुस्सा शांत हो गया। उनका उद्देश्य क्या था? देखिए, हमें हमेशा उत्तर लिखते समय प्रश्न को साथ में लेकर ही उत्तर लिखना है। आधे क्वेश्चन का आंसर तो हमें यहीं से मिल जाता है। जैसे हमने लिखा, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या हट जाएगा? और उद्देश्य था कि दोनों भाइयों का क्रोध शांत करना। खाना बनने में जो समय लगा उस समय में दोनों भाइयों का क्रोध क्या हो गया? शांत हो गया। नेक्स्ट हमारा ये आता है, हमारा एक बुक में से आता है आपका पठित गद्यांश। पठित गद्यांश आता है जो कि 8 नंबर का होता है। इसका 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब हमें क्या करना है इसमें गद्यांश में? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गद्यांश की कि हमें गद्यांश को बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको समझ कर पढ़ना होगा, तभी हम उसके उत्तर को ध्यान से देख सकेंगे, उनके उत्तर का जवाब दे सकेंगे। देखिए, तो गद्यांश क्या है? इसके पढ़ने का तरीका है उसको पढ़ने के साथ साथ उसको हमें समझना भी है। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि देवता और दानव इनमें क्या होता रहता था? युद्ध होता रहता था। युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। देवता कहते कि हम बुद्धिमान हैं और दानव कहते कि हम बुद्धिमान हैं। उन दोनों में इस बात को लेकर ही क्या होता रहता था? लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अब दोनों ही किसके पास गए? प्रजापति के पास गए। प्रजापति के पास गए, वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? अब आपको शब्द ये नया लगा होगा, बुद्धि मानी दिमाग और होशियारी। होशियारी में कौन बड़ा है? उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे कि
किसे बड़ा बताऊं, देवता को या दानवों को? देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। अब प्रजापति के पास दोनों समस्या लेकर गए कि अब हमें मतलब देवता बड़े, देवता और दानवों में से कौन बुद्धि में बड़ा है? अब प्रजापति बोले कि यदि मैं देवताओं को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं। अब उनके आगे कठिन समस्या आ गई। तब दोनों आपस में, यदि मैं किसी को भी बड़ा बताता हूं तो दोनों आपस में लड़ने लगेंगे। यह है हमारा गद्यांश। गद्यांश में बार बार किसके लिए बताया गया है? अब इसमें क्वेश्चन आता है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? देवता और दानव। किसके बारे में बार बार बताया जा रहा है? देवता और दानव। और दानव, या हमें यदि इस पाठ का नाम याद है तो हम लिख सकते हैं अनोखी सूझ। अब नेक्स्ट है, प्रजापति के पास कौन कौन गए और क्यों? देखो, अब हमने गद्यांश में पढ़ा था प्रजापति के पास कौन कौन गए थे। अब दोनों बात करो, उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था, दोनों पक्ष मिलकर। दोनों पक्ष मतलब हमें वहां पर दोनों पक्ष नहीं लिखने, हमें क्या लिखना है? देवता और दानव। क्या उत्तर आ जाएगा हमारा? प्रजापति के पास कौन कौन गए? प्रजापति के पास देवता और दानव गए। इसमें दो प्रश्न हैं, और क्यों? अब एक तो उत्तर मिल गया, अब दोनों मिलकर गए थे, दोनों क्यों गए थे? बताइए कि बुद्धि में कौन बड़ा है? क्या जानने के लिए दानव गए? यह जानने कि बुद्धि में कौन बड़ा है। क्या जानने के लिए गए? प्रजापति के पास देवता और दानव गए, ये जानने की बुद्धि में कौन बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रजापति के सामने क्या समस्या थी? प्रजापति के सामने, फिर हम गद्यांश पे जाएंगे। प्रजापति के सामने यह समस्या थी कि किसे बड़ा बताऊं। यदि देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज हो जाते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज हो जाते हैं। प्रजापति के सामने समस्या थी कि
कि किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को बताता हूं, बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। ये है सही उत्तर इसका। प्रजापति के सामने समस्या थी कि किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। अब किन किन के मध्य युद्ध होता रहता था? देवताओं और दानवों के मध्य देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध होता रहता था। ये हमारा हो गए गद्यांश। गद्यांश के प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। इनको आपको बुक में से ही देखकर, गद्यांश में से ही देखकर इनके उत्तर लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा कविता के पाठ में से आ जाता है, दुनिया में सबसे बढ़कर देश कौन सा है? अमेरिका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो कौन सा विकल्प आ जाएगा हमारा सही? आ। तो हम यह उत्तर लिख देंगे आ। दुनिया में सबसे बढ़कर देश कौन सा है? हिंदुस्तान। अब आता है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें यहां पर खाली जगह को भरना है। ये कविता में से आते हैं। भाईचारे का संदेशा ले कौन आता है? ईद मुबारक आती है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। नेक्स्ट है मन भावन सावन आते ही हरियाली। हरियाली छा जाती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी। 26 जनवरी आती है। ये हमारे हो गए रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने वाले अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। हमें शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, तभी हम इसको मिलान सही कर पाएंगे। और मिलान 6 मिलान आते हैं। ये 6 नंबर के आते हैं, 6 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित
शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। पहला है हमारा कुटुंब। कुटुंब का अर्थ क्या होता है? परिवार। तरुवर, तरुवर का मतलब होता है पेड़। मिताई, मित्रता। सरोवर, तालाब। साधु, सज्जन। मिलिया, मिला। ये हमारा शब्दों का मिलान। यदि आप इस तरीके से नहीं मिला पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है मिलान करने का। यदि आप ऐसे नहीं मिलाते हैं तो क्या करेंगे आप? यहां आपके नंबर लिखे हुए आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब कुटुंब क्या है? परिवार, या नंबर 1 डाल दो। तरुवर, पेड़, नंबर डाल दीजिए। मिताई, मित्रता, 3 नंबर। सरोवर, तालाब, 4 नंबर। साधु, सज्जन, ये 5 नंबर। मिलिया, ये 6 नंबर। आप इस तरीके से करेंगे तो ये भी सही माना जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं हमारे देश को त्योहारों का देश? हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? प्रश्न में से लेंगे पहले। हमारे देश को त्योहारों का देश कहते हैं क्योंकि यहां हर महीने कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई त्योहार आता है। जैसे होली, दिवाली, कभी आता है दशहरा, रक्षाबंधन, कभी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद दिवस आदि। ये त्योहार हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता रहता है और सब लोग उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, सभी इस त्योहारों को मनाते रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योगेश का रंग काला है। इस वाक्य में विशेषण, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। अब क्या पूछा है? योगेश का रंग काला है, इस वाक्य में विशेषण है तो क्या हो जाएगा?
रंग काला, काला इसकी विशेषता बता रहा है। योगेश क्या है? संज्ञा, तो क्या हो जाएगा? काला पे टिक कर देंगे हम और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे ई। इसका सही उत्तर क्या हो गया? ई। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। पहले हमें मुहावरा पढ़ेंगे, हमें मुहावरे का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे हमारा क्वेश्चन है 9, 2, 11 होना, मतलब क्या होता है? भाग जाना। हमें अर्थ नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है? उसका वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस में क्या होगा? 9, 2, 11 क्या लिख सकते हैं? चोर पुलिस को देखकर नौ, 2, 11 हो गए। नेक्स्ट है हमारा, हमेशा आपको क्या करना है? ये देखना है कि सरल से सरल वाक्य बनाना है, हमें शब्दों को सरल लेना है जिससे हमारी हिंदी लिखने में गलती ना हो। आंखों का तारा बहुत प्यारा, रमन अपनी मां की, रमन अपनी मां की आंखों का तारा है। रमन अपनी मां की आंखों का तारा है। नेक्स्ट है पानी पानी होना, पानी पानी होना, पानी से भीगना नहीं होता, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। लज्जित होना, मेरी परीक्षा में कम अंक आने पर, कम नंबर आने पर मैं पानी पानी हो गया, मैं पानी पानी हो गया। बच्चों, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम वाक्य बनाएंगे तो ये मुहावरा ही लाइन में वाक्य में आना चाहिए। हमें उसका अर्थ नहीं लिखना है, हमें मुहावरे का ही प्रयोग करना है। हमें ये नहीं लिखना चोर पुलिस को देखकर भाग गए, हमें क्या लिखना है? चोर पुलिस को देखकर 9, 2, 11 हो गए। आंखों का तारा, तो रमन अपनी मां की आंखों का तारा है। पानी पानी होना, मेरे परीक्षा में कम नंबर आने पर मैं पानी पानी हो गया। ये मुहावरे का प्रयोग करते समय मुहावरा ही वाक्य में आएगा, उसका अर्थ वाक्य में नहीं आएगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित विशेषण शब्दों से वाक्य बनाने हैं। अब हमने शब्द दे दिया और हमें क्या बनाना है? सेंटेंस बनाने हैं। क्या है? सुंदरता। राम को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व है। नेक्स्ट है बुद्धिमान। रमन बुद्धिमान बालक है।
तिरंगा, तिरंगा में तीन रंग हैं। वाक्य एकदम छोटे और सरल बनाने हैं। सुंदरता, या सोना को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। क्या लिख सकते हैं? सोना को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। ठीक है, ये आ गया। ये हमारे हो गए वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट है हमारा 17वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखने हैं। वचन मतलब एक वचन, बहुवचन। यहां एक वचन दे रखा है, हमको यहां पर बहुवचन बनाकर लिखना है। किताब का क्या हो जाएगा? किताबें। क्या हो जाएगा? किताबें। नेक्स्ट है लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। ये आ की मात्रा हटकर क्या बन जाएगा? ए की मात्रा, और किताब में ए की मात्रा जुड़ जाएगी। बकरी का क्या हो जाएगा? बकरियां। लेकिन बेटा यहां एक बात ध्यान रखनी है, जब हम बकरी, मछली या इनका एक बहुवचन बनाते हैं तो ये बड़ी की मात्रा जो है छोटी में बदल जाती है। यदि आपने बड़ी की मात्रा ही लगा दी तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमें बड़ी की मात्रा को जब बहुवचन बनाते समय छोटी की मात्रा में बदलना है। अब यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखने हैं। लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना है, स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग में बदलना है। अब हमारा यहां पर क्या है? मोर। मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। नेक्स्ट घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी। शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। इस तरीके से आपका लिंग परिवर्तित हो जाएंगे। मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। घोड़ा का घोड़ी। शेर का शेरनी। देखिए बहुत ही सरल होता है, पेपर को सॉल्व करना बहुत इजी है। ये आपका 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वचन भी 3 नंबर का आता है, और ये लिंग बदलकर 3 लिंग है, लिंग बदलकर लिखने हैं तो 3 का ही 1-1 नंबर का, प्रत्येक 1-1 नंबर का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। आज मैं आपको इतना ही पेपर सॉल्व करवाऊंगी। अगला पेपर इसका आधा पार्ट और है, जो राइटिंग पार्ट है। राइटिंग पार्ट में आपको करवाऊंगी कल, वो अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अपना यहाँ 18 क्वेश्चन तक है। ये हमारा यहाँ लिंक बदलकर लिखिए, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब जो राइटिंग पार्ट है वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको।